गुड इवनिंग फ्यूचर ऑफिसर्स एंड वेलकम टू iTube क्लासेस। दोस्तों आज है 4 सितंबर 2021 सैटरडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज के न्यूज़पेपर में से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में आपके लिए लेके आया हूं। देखिए आपके सामने है जो है वो आज का फ्रंट पेज है, लेकिन आज हम कुछ ना थोड़ा उल्टा करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। आज हम लोग सीधा एक्सप्लेन्ड सेक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज मेरा मन एक्सप्लेन सेक्शन से है तो यहां से कर लेते हैं। देखिए ये न्यूज मैंने आपको कल भी बताई थी, परसों भी बताई थी, और वो न्यूज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट की गई है और हमारे जुडिशियल हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़े मतलब इतने ज्यादा नंबर की पे जो है जो हमने जजेस को अपॉइंट किया है, 9 जजेस को, जिनमें से 3 वीमेन जज हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और एक वीमेन जज जो 2027 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगी, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो आज जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन में है ना, ये बता रहा है कि हाउ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड, ये है इसकी हेडिंग। और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पूरे का पूरा आर्टिकल क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए शुरुआत इसके हम लोग कर देते हैं। लेकिन वही है कि ये जो मेरा कैमरा है ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसीलिए मैं इसको साइड में हटा देता हूं। ठीक है, हाउ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। देखिए कहां से शुरुआत होती है, शुरुआत वहीं से होती है कहानी की। 9 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टुक ओथ ऑन ट्यूसडे, द बिगेस्ट एवर नंबर एट वन गो। वन गो का मतलब होता है एक साथ, एक ही साथ, एक ही बारी में। द थर्ड ऑफ द न्यू जजेस आर वीमेन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और पहली बार ऐसा हो रहा है। Another first, even though the 33 strong bench still has only four women। एक वीमेन हमारे पास पहले से ही थी जिनका नाम था इंद्राणी। 3 वीमेन जो है नई अपॉइंट कर दी गई हैं, तो टोटल 4 वीमेन जज अभी हमारे सामने हैं। लेकिन बात शुरू होती है कि अपॉइंटमेंट की शुरुआत कहां से होती है। हु अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज, सो दिस इज द हेडिंग। Article 124(2) and Article 217 of the Constitution governs the appointment of the judges to the Supreme Court and High Courts respectively। तो आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 127 यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, आर्टिकल 217 यहाँ पे 217 कर लीजिए। इट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट इन द हाई कोर्ट। याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 124, हाई कोर्ट के लिए 217, याद रहेगा। और इसको कौन करता है, अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले कंसल्टेशन लेता है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। यह सिस्टम पहले हुआ करता था। पहले सिस्टम ऐसा हुआ करता था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, अपॉइंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव उनको रिकमेंडेशन करते थे। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कह सकते हो। और ऐसा एक प्रथा चली आ रही थी, इट वाज अ कन्वेंशन दैट सीनियर मोस्ट जज होता था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता था। दैट वाज अ कन्वेंशन। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी ने इस कन्वेंशन को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं सीनियर को नहीं बनाऊंगी। उन्होंने क्या किया, मिस्टर जस्टिस एएन रॉय को, एएन रेन का नाम था, इनसे ऊपर 3 और सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनसे ऊपर इन्होंने उनको चीफ जस्टिस बना दिया। तो जो प्रथा, जो कन्वेंशन चली आ रही थी, इंदिरा गांधी ने उसको ब्रेक कर दिया। कहीं ना कहीं एक बुरी बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है जुडिशरी की अथॉरिटी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी उस समय में। लेकिन इसके अगेंस्ट में फिर चलते चलते 1973 के बाद चलते चलते 8 साल हो गए और 1981 में पहली बार उसको चैलेंज किया गया, मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट को। उसके बाद उसको 93 में चैलेंज किया गया, उसके बाद उसको 98 में चैलेंज किया गया। 3 बार इसको चैलेंज किया गया और इसे कहा जाता है जजेस केस। तो पहला जज केस 1981, दूसरा जज केस 1993 और तीसरा जज केस 1998। ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट? और यहीं से निकल के आया एक कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम अभी आपको बताता हूं क्या होता है। और यहीं से निकल के आया कि जो एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट के पास पावर होती थी, वो पावर भी जुडिशरी ने छीन ली अंडर दीज जजेस केस। कैसे? देखिए 1981 में जो जजेस केस, पहला केस आया था, उसमें सरकार ने कहा था कि चीफ जस्टिस की मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करते थे वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते थे उनसे भी कंकरेंस लेते थे, उनसे भी पूछा जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, प्रेसिडेंट का मन करेगा तो वो अपॉइंट कर देंगे। लेकिन इसको चैलेंज किया गया 1993 में सेकंड जज उसमें। 1993 में पैदा हुआ कोलेजियम सिस्टम। इन्होंने कहा कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करनी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर करनी है, या तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की ट्रांसफर अपॉइंटमेंट करने, वो कहां से आएगा, वो भी हाई कोर्ट से आएगा, या फिर किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर करनी है, तो उस केस में कोलेजियम सिस्टम को डेवलप किया गया। आज जो प्रेजेंट कोलेजियम सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है टोटल 5 लोग होते हैं, एक सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। 1988 में यह कहा गया, थोड़े और उसके अंदर चेंजेस लाए गए कि भैया प्रेसिडेंट को ये जो कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना सीजीआई की, इसके बारे में क्वेश्चन था। यह कहा गया कि जो कंसल्टेशन होती है सीजीआई की, वो खाली सीजीआई की मर्जी नहीं होती है। तो ये जो ग्रुप में 5 लोग होते हैं ना, पांचों की ऑलमोस्ट इक्वल पावर है। अगर इन 5 लोगों में से अगर 2 लोग भी कह देते हैं कि नहीं इसकी अपॉइंट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब उसके नाम को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। इन 5 लोगों में से कम 4 लोग उस नाम के ऊपर अग्री करने चाहिए, तभी उसका नाम अपॉइंटमेंट के लिए भेजा जाएगा। ये कब कहा गया? 1998 के केस में, कि ओनली द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस इज नॉट एनफ, अदर सीनियर मोस्ट जजेस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कंसल्टेशन। मेजोरिटी चाहिए भैया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये हुआ। उसके बाद जो चौथा जज केस होता है वो होता है 2014 में। यूजुअली लोग इसको मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन आपको इसको मेंशन करना है। उस समय सरकार ने क्या किया, एक जुडिशियल अकाउंटेबल जो है कमेटी बनाई गई, और सरकार ने ये कहा कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है इसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, और एक सरकार एक्ट लेके आई, एनजेसी एक्ट उसको बोलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है इसमें सरकार किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का काम होता है। सरकार इसके अंदर अगर दखल करेगी तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं इंक्लूडिंग सीजीआई। तो एक सीजीआई होता है, 33 दूसरे जजेस होते हैं। 1950 में जब पहली बार इसको अप्लाई किया गया था टोटल 8 जज हुआ करते थे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकी संख्या बढ़ा बढ़ा के हम लोगों ने 34 कर दी 2019 में, और अभी तक 34 ही है। अभी प्रेजेंटली जो 9 जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद टोटल 33 जज हो गए हैं। एक जज की वैकेंसी अभी भी पड़ी हुई है, तो उसको कभी बाद में हम लोग अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो 2022 में 2022 में जो है 8 लोग जो है रिटायर हो गए थे, उसकी वजह से सारी की सारी वैकेंसी हुई थी, तो इन वैकेंसी को यहाँ पे भर दिया गया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन 2020 में आपको पता ही 8 लोग जो है वो रिटायर हो गए थे, तो वहां पे वैकेंसी हो गई थी। और उसके बाद इन वैकेंसी को फुलफिल क्यों नहीं किया गया? कोलेजियम सिस्टम तो उस टाइम भी एग्जिस्ट करता था। पूछ सकते हो कि सर कोलेजियम सिस्टम ने किसी के नाम रिकमेंड क्यों नहीं किए? वो इसीलिए नहीं किए क्योंकि कोलेजियम के अंदर आपको पता है कि कंसेंसस होना जरूरी है, मेजोरिटी का ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन कोलेजियम सिस्टम में कंसेंसस ही नहीं बन पा रहा था। कोलेजियम बैठ रहा था लेकिन किसी के नाम को रिकमेंड ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जजेस के बीच में आपस में ही सहमति नहीं हो रही थी, इसीलिए किसी के नाम को भी रिकमेंड नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज होती है, रिटायरमेंट एज, वो होती है 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट के जजेस की होती है 62 ईयर्स। यूएसए के अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं होती है जजेस की, जब तक उनका मन करता है, जब तक उनको लगता है कि वो फुलफिल कर सकते हैं अपनी ड्यूटी को, तब तक वो ड्यूटी करते हैं। जब उनको लगता है कि वो सठिया गए हैं, अभी उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तब वो वहां से अपने आप ही हट जाते हैं। ऐसा यूएसए के अंदर माना जाता है। और क्यों? इसीलिए यूएसए में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। 5 साल में 10 साल में जो है कभी एक जो 2 अपॉइंटमेंट उनकी होती है। हमारे यहाँ पे रेगुलर प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट है 65 एंड 62। अब देखिए हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, इस पैराग्राफ में पूरा अच्छे से मेंशन किया गया है। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट कोलेजियम।
जैसा कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट में होता है वैसा ही कोलेजियम हाई कोर्ट के अंदर भी होता है। ठीक है, द फाइल देन मूव्स। अब सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो कोलेजियम होता है वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है। इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के बाद अगर वो 2-3 नाम रिकमेंड करता है तो वो रिकमेंड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट से वो नाम चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसको भेजती है आईबी के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वहां से वो नाम क्लियर होने के बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के साथ। अब वो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे उसके नाम को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, उसके नाम को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उन कैंडिडेट्स के नाम को रिकमेंड करता है। तो देखिए शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत हुई हाई कोर्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, उसके बाद आईबी में गया, और आईबी में जाने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आया। अब सुप्रीम कोर्ट अगर उन नाम को रिकमेंड कर देता है तो उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, रिकमेंड अगर नहीं करता है तो रिकमेंड उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजता है फाइनल अप्रूवल के लिए। अभी यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। वो उसको बोल सकती है कि सर आप रिकंसीडर कर लीजिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, उसको कंसीडर करे या ना करे, अल्टीमेटली उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो हैज द नंबर ऑफ द वीमेन जजेस ऑलवेज बीन लो? क्या हमेशा से ही वीमेन के जजेस की नंबर यहां पे लो था? यस। अगर हम लोग कास्ट की बात करें या फिर जेंडर की बात करें तो हमेशा से ही लोअर कास्ट के जजेस की संख्या और वुमेन जजेस की संख्या हमेशा से ही कम रही है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंदिरा बनर्जी जी ही हैं जो एक जज हैं, और अभी 3 जजेस को अपॉइंट कर दिया गया था, टोटल संख्या हो गई है 9। तो बीवी नागराथना जी जो हैं ये बनेंगी 2027 में, और 2027 में क्या बनेंगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहली बार हमारे 80 साल के इतिहास में होने वाला है कि कोई वीमेन चीफ जस्टिस बनेगी। सबसे पहली जो हमारे यहाँ पे जस्टिस थी वो थी 1989 में जस्टिस फातिमा बीवी, याद रख लेना है, शी वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब तक टोटल 11 वीमेन जज ही हुई हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये भी एक बड़ी गलत बात है ना, इक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है। उल्टा लोअर जुडिशरी में वीमेन की संख्या ज्यादा है, 27% है, लेकिन जब हायर जुडिशरी की बात करते हो तो ग्लास सीलिंग हो जाती है। ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि उससे ज्यादा वो आगे प्रमोट नहीं हो पाती हैं। तो ये था आज का एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए अब फिर आज हम उल्टा चलते हैं, एक्सप्लेन्ड सेक्शन के बाद आज हम लोग करते हैं पहले एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल के बाद जो है मैं नॉर्मल टॉपिक्स पे जाऊंगा, क्योंकि खास नॉर्मल टॉपिक आज बढ़िया टॉपिक है भी नहीं, तो इसलिए हम लोग पहले एक एडिटोरियल पे जाएंगे। बात करते हैं सर्विलियंस स्टेट की। सर्विलियंस स्टेट का मतलब होता है कि जब कोई आपके ऊपर नजर रखता है। स्टेट का मतलब होता है सरकार, जब सरकार आपके ऊपर नजर रखती है उसको कहा जाता है सर्विलियंस स्टेट। जब आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर सरकार की नजर होती है, आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, उसको कहा जाता है सर्विलियंस स्टेट। जैसे चाइना, रशिया, इनको कहा जाता है सर्विलियंस स्टेट। नॉर्थ कोरिया। लेकिन इंडिया की अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली आप सबको पता है कि दिल्ली के में जो सरकार है वो अपने आप को बहुत ज्यादा खुद ही प्रशंसा कर रही थी, और क्योंकि दिल्ली में दुनिया के सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं। ये एक फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट। दिल्ली में हर 1826 सीसीटीवी लगे हुए हैं पर स्क्वायर माइल। पर स्क्वायर माइल में 1826 सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो कि 150 ग्लोबल सिटीज में सबसे ज्यादा है। इट इज इवन मोर देन न्यूयॉर्क, इट इज मोर देन लंदन। ठीक है, हालांकि दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो थोड़ा बहुत है उसने उसके हिसाब से यहां पे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन किए हैं। इसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है? इसके पीछे रीजन दिया जाता है वीमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड सेफ्टी, क्योंकि दिल्ली में वीमेन के ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं, तो अगर आप सीसीटीवी लगाओगे तो शायद उनकी सेफ्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, ऐसा एक आर्गुमेंट दिया जाता है। लेकिन क्या ये आर्गुमेंट सही है कि नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। बहुत सारे सर्वेस, बहुत सारी स्टडी ये दिखाती हैं कि ज्यादा सीसीटीवी होने से वीमेन सेफ्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द सीसीटीवीज एंड द क्राइम अगेंस्ट द वीमेन। अगर आप डेटा की बात करो जो 15 अगस्त को रिलीज किया गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी केजरीवाल सरकार के द्वारा, उन्होंने कहा कि 2020 में शुरू के 8 महीनों में 5000 लगभग केस आए। 2021 में यही केसों की संख्या जो है 2020 में जो है 21 में जो है 8106 हो गए। तो इस डेटा से हम लोग देखते हैं कि यार
सीसीटीवी लगाने के बावजूद भी वीमेन के अगेंस्ट तो केसेस कम ही नहीं हुए, तो इसका मतलब ये आर्गुमेंट दिया जाना बिल्कुल ही बेकार है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कैम्प्रीटेक। कैम्प्रीटेक ने भी स्टडी की, उसने कहा कि हायर नंबर ऑफ कैमरा जस्ट बेयरली कोरिलेट्स विद द लोअर क्राइम इंडेक्स। ओवरऑल वीमेन की सेफ्टी में सीसीटीवी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताता हूं। कैग ने एक ऑडिट किया था और कैग ने यह पाया कि दिल्ली में जो 3870 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस ने 2008-2015 के बीच में लगाए हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 22 से 48% जो कैमरे हैं वही काम करते हैं। मतलब 50% तो काम ही नहीं करते। तो भैया वो तो सिर्फ लगा रखे हैं नंबर फालतू के, ठीक है। चिल्ड्रन और वीमेन की अगर हम लोग बात करें तो इनके क्राइम के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है, साल दर साल इनके ऊपर वो बढ़ता ही चला जा रहा है। देयर इज नो अंडरलाइंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर देयर यूज। कोई भी कानून उनको लगाने की, उनको ऑपरेट करने की परमिशन नहीं देता है। अंडरलाइंग लीगल फ्रेमवर्क, अंडरलाइन ये आज का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन? अंडरलाइन का मतलब होता है दोस्तों बेसिक, द फंडामेंटल। देर इज नो अंडरलाइंग लॉ, कोई भी ऐसा बेसिक लॉ नहीं है विच अलाउज सर्विलियंस ऑन लार्ज स्केल, which allows the government to collect the data of innocent citizens. There is no underlying law as such. ठीक है। एक वर्ड यहां पे हमने देखा है, उसका नाम है परव्यू। दिखाता हूं, वो भी आपको थोड़ा आगे आएगा, ठीक है। सीसीटीवीज आर लाइकली टू इंपेरिल द इंटेंडेड बेनिफिशियरी, ठीक है। देयर इज नो अंडरलाइंग लीगल फ्रेमवर्क अबाउट दिस। तो होता क्या है, अगर कहीं पे अगर सीसीटीवी लगा दिया है, उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो कई सारे लोगों के पास रिकॉर्डिंग जाती है। वहां के लोकल एमएलए की परमिशन से वो वहां का जो पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है उसके पास भी जाती है। जो वहां पे जो लोकल रेजिडेंशियल जो कमिटीज होती हैं उनके पास भी जाता है। और कई सारे लोगों के पास उन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जाती है, उन सभी के पास उसका लॉगिन होता है, पासवर्ड होता है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो उस लॉगिन पासवर्ड को आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसको कॉपी नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि जो सीसीटीवी फुटेज आई है कि वो उसको लोग कॉपी नहीं करेंगे और उसको यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे उसको वायरल नहीं करेंगे? और आपने देखा होगा ऐसी बार बहुत बार जो है सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इतने सारे लोगों के हाथ में जब पासवर्ड होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से लीकेज हो ही जाएगा। पुलिस के पास उसका डेटा होता है, जो रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन होता है उसके पास उसका डेटा होता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास उसका डेटा होता है, जो वीमेन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास उसका नंबर होता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है, उसका मिसयूज भी किया गया है। एक स्टडी की गई थी, इन अ स्टडी इन द नयनतारा रागनाथन ने इंटरनेट डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट के तहत एक स्टडी की थी। इन्होंने ये पाया था कि सीसीटीवी फुटेज से फायदा होने के बजाय बहुत बार नुकसान भी होता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से आप वीमेन की एक्टिविटी के ऊपर नजर रख सकते हो। तो जो बैड एलिमेंट होते हैं वो उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं और उनको अटैक कर सकते हैं। बहुत बार सीसीटीवी को वगैरह को जो हैक भी कर लिया जाता है, तो आपकी प्राइवेसी को खतरा है। चेन्नई के अंदर ये स्टडी की गई थी और वहां पे ये बताया गया था कि जो सीसीटीवी कैमरे का यूज करके कई बार वीमेन की प्राइवेसी को भी जो है डैमेज पहुंचता है। जो वीमेन अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहती हैं उनको जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी को पहले ही आप भांप सकते हो। तो क्या सिर्फ सीसीटीवी से बेनिफिट ही होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोनों आर्गुमेंट है यहाँ पे। बहुत बार नेगेटिव इंपैक्ट भी देखे गए हैं, बहुत बार पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखे गए हैं। तो किसी चीज को सिर्फ एक एंगल से सोचना ही दोस्तों सही नहीं होता है, उसके दूसरे एस्पेक्ट भी सोचना जरूरी होता है। सीसीटीवी का यूज आपकी सिक्योरिटी के लिए भी किया जा सकता है और सीसीटीवी का यूज आपकी प्राइवेसी के वायलेशन के लिए भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि जिसके हाथ में वो अथॉरिटी है, जिसके हाथ में वो चाबी है, वो उस पर्सन की इंटेंशंस कैसी हैं। लेकिन पावर मिलने के बाद मोस्टली लोगों की इंटेंशन खराब ही हो जाती है, ऐसा इतिहास हमें बताता है। एनीवेज, अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे क्या कहता है? तालिबान को फाउंडर बरादर इज गोइंग टू लीड द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है फाइनल गवर्नमेंट नहीं होती, फाइनल गवर्नमेंट से पहली जो गवर्नमेंट होती है उसको बोला जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। ये जो भैया बरादर जी है ना, बरादर जी तो क्यों बोल रहा हूं इनको यार मैं, ये जो बरादर है ना, ये तालिबान के को फाउंडर हैं, ठीक है। कंदाहार से बिलोंग करते हैं शायद ये, और ये इसके जो है हेड बनेंगे, ऐसा अभी इंटरिम गवर्नमेंट ने बोला है। चाइना ने इसका स्वागत किया है। चाइना ने कहा है कि हम तालिबान के साथ अपने अच्छे रिलेशन रखेंगे, क्योंकि तालिबान एक बहुत बड़ा फोर्स है। इस समय की मांग यही कहती है कि तालिबान से हाथ मिला के चलो, अगर आपको वहां पे अमन चाहिए, शांति चाहिए,
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो है कोलेजियम क्लियर 68 नेम फॉर द हाई कोर्ट जजेस, 10 वीमेन, 48 फॉर बार। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट को लेके है। 9 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है, 468 जजेस को हाई कोर्ट में किया गया है ना। तो वो आपको प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया, तो इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए अगला ये कह रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अगस्त में बढ़ा है, क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल और अपैरल मतलब कपड़ा जो उद्योग है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो ग्रो की है। यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर इंडिया के कपड़े की मांग बढ़ी है, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट अगस्त के महीने में थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल यही कहता है, थोड़ा आप इसको पढ़ ही लोगे बाकी तो, ठीक है। उसके बाद जो आज इकोनॉमी सेक्शन से हम लोग कई आर्टिकल करने वाले हैं, बड़ी आर्टिकल हैं, ठीक है। आप उस यहाँ पे ये देख सकते हो कि इंडिया की 7 IITs कंटिन्यू टू बाइकआउट नो इंडियन इंस्टीट्यूट इन द टॉप 300। भैया अभी एक लिस्ट निकाली है, किसने निकाली है? टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। द टाइम्स हायर एजुकेशन, THE इसको बोलते हैं। ये हर साल दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालता है। इस बार टॉप 100 में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। नॉट ओनली इन द टॉप 300, टॉप 300 में भी इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इंडिया की एकमात्र जो यूनिवर्सिटी है जो 300 के आसपास है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, ठीक है। इसकी रैंकिंग है वो 301 एंड 350 के बीच में ही पड़ती है, ठीक है। तो 300 से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि एक तो ये भी रीजन है इसका कि हमारी जो IITs हैं वो इस रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती हैं? उसके अंदर जैसे जो हमारे पास IIT दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती हैं? वो कहती हैं कि जो ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बहुत बार यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, इससे दोनों यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है और इसमें काफी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, क्योंकि एक जो रिसर्च होती है ना वो कई सारे रिसर्च पेपर्स के अंदर पब्लिश हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग बढ़ जाती है। इसको लेके उनको प्रॉब्लम थी ट्रांसपेरेंसी को लेके, तो इसलिए IIT को तो उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। जो QS जो रैंकिंग होती है ये भी बहुत प्रेस्टिजियस जो है रैंकिंग होती है, इसके अंदर हमारी IITs जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो रैंकिंग किसने की है वो की है THE ने, द टाइम्स हाई एजुकेशन, और एक होता है हमारे पास QS रैंकिंग। ये दो रैंकिंग जो है वो दुनिया की यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए था, अदरवाइज इस आर्टिकल में कोई खास था नहीं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम लोग ये यहाँ पे ये जो अब इसको तो अवॉइड करो, पूरा क्या पूरा पॉलिटिकल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम लोग करते हैं क्या, इसको तो छोड़ दो, कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बाद समय है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इकोनॉमी सेक्शन से GS पेपर 3 से जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो आता है ये आपका IMF एसेट एलोकेशन टू बूस्ट अश्योर्ड फॉरेक्स रिजर्व जंप बाय रिकॉर्ड 16.16 बिलियन। देखिए हमारा जो फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है फॉरेक्स। इस फॉरेक्स के अंदर कई पार्ट होते हैं, जैसे जो गोल्ड होता है वो भी फॉरेक्स का पार्ट होता है, जो हमारे पास डॉलर होता है वो भी फॉरेक्स का पार्ट होता है, ये सब फॉरेक्स का पार्ट होता है जो फॉरेन करेंसी होती है। उसके अलावा जो IMF के पास जो SDR होता है ये भी हमारे फॉरेक्स का पार्ट होता है। SDR कोई करेंसी नहीं है, SDR एक राइट होता है जिसे कहा जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, इसे कहा जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसमें हर कंट्री के कोटा के हिसाब से उसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट दिया जाता है। इस स्पेशल ड्रॉइंग राइट का वो यूज कर सकता है बहुत इमरजेंसी वाले केस में। अगर आपके कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड अगर वो डेफिसिट हो गया है तो आप इस SDR के कोटे को IMF से ले सकते हो। बाद में उस SDR को आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मान लो इंडिया को तेल के लिए पैसा चाहिए और इंडिया के पास तेल है नहीं, तो इंडिया क्या करेगा IMF से, क्योंकि इंडिया IMF का मेंबर है तो उससे SDR लेगा। अब मान लो सऊदी अरेबिया भी IMF का मेंबर है, दोनों IMF के मेंबर हैं, तो इंडिया क्या करेगा उस SDR को सऊदी अरेबिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जितने अकाउंट को ट्रांसफर करेगा उतने पैसे का तेल सऊदी अरेबिया हमें दे देगा। इस तरह से SDR काम करता है। SDR इंडिया का जो SDR है वो बढ़ा दिया गया है, इंडिया के SDR को 17.18 बिलियन बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद इंडिया का टोटल फॉरेक्स रिजर्व हो गया है 633.56 बिलियन डॉलर। ये आज तक का सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया के अंदर। जो SDR है ना दोस्तों, इसको शुरुआत की गई थी 1969 में, ये आपने याद रख लेना है। 1969 में SDR सिस्टम की शुरुआत हुई थी और इसके अंदर 5 करेंसी होती हैं।
5 करेंसी की जो एवरेज होती है ना वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन सी करेंसियां ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर होती है यूएस डॉलर, यूरो, द चाइनीज रेनमीबी, द जापानीज येन एंड द ब्रिटिश पाउंड। ये 5 करेंसी होती हैं जो एसडीआर का पार्ट होते हैं। इन सब की एवरेज निकाल ली जाती है। उस एवरेज के बाद जिस कंट्री का जो भी कोटा होता है वो उसको दे दिया जाता है। तो क्योंकि इंडिया का जो एसडीआर है वो बढ़ा दिया गया है, इसलिए टोटल इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ गया है यहां पे। ठीक है, क्योंकि कुछ समय से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। हमारा जो रुपया है वो भी थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है एज कंपेयर टू डॉलर, क्योंकि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, बढ़ गया है। फॉरेक्स रिजर्व की हमें जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम लोग जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी में पैसा चुकाना पड़ता है। और अगर इंडिया के पास अच्छा खासा फॉरेन करेंसी होगा तो इसका मतलब हम लोग अच्छे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये इसका मतलब होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, बाकी ये कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। 23% हायर प्री कोविड जो फाइनेंशियल ईयर 20 अप्रैल अगस्त, विच सेक्टर फ्यूल्ड एक्सपोर्ट ग्रोथ सो फार इन इंडिया। 2021 में इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर ने थोड़ा सा अच्छा इंप्रूव किया है। क्योंकि कौन कौन से सेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो आप थोड़ा सा देख सकते हो। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। इन 5-6 सेक्टर में इंडिया ने एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट भी इंडिया का बढ़ गया है। ठीक है, आगे कहता है व्हाट इज ड्राइविंग हायर इंपोर्ट्स एंड द ट्रेड डेफिसिट। इतना बढ़िया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने के बावजूद भी इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो अभी भी डेफिसिट में है। क्यों डेफिसिट है? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा माइनस में रहता है। और जहां तक इंपोर्ट की बात आती है तो उसके लिए एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो है गोल्ड। गोल्ड के लिए जो हमारी दीवानगी है ना वो कम ही नहीं हो रही है। हम इतना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं कि हमारा यहाँ जो है ट्रेड डिसबैलेंस हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। क्योंकि गोल्ड के लिए भैया सरकार ने पूरा एड़ी जोड़ी का जोर जोर लगा लिया है, फिर भी लोग गोल्ड को यूज करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के टॉपिक्स। कुछ ज्यादा टॉपिक आज हम लोगों ने नहीं किए, लेकिन जो भी टॉपिक किए आज हम लोगों ने बड़ा अच्छे से किए और हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किए। देखिए, एक और आपको मैं यहाँ पे वर्ड बता देता हूं। ठीक है, वो वर्ड है परव्यू। वो वर्ड है आपका परव्यू। देखिए, परव्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, परव्यू का मतलब होता है स्कोप। परव्यू का मतलब होता है स्कोप। जैसे मैं आपको रेंज होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे इन द परव्यू ऑफ यूपीएससी यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज गिवन अंडर द परव्यू ऑफ यूपीएससी। जो यूपीएससी का स्कोप है, उसकी जो रेंज है, उसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने चाहिए। ठीक है, तो ये एक दो वर्ड जो आज के थे। बाकी जो है हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। आज के जो वोकैबुलरी है आप उस वीडियो को तो देख ही सकते हो। दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने बच्चे हैं तो वो तो है ही हमारे पास हमेशा से। थोड़ा सा डिले हो गया आज वीडियो आने में, क्योंकि दिन भर से आज बहुत ज़्यादा बिजी था। जिस चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ हम उस चैनल को जो है एक सिल्वर बटन मिला था आज यूट्यूब से, और उसकी हम तो सेलिब्रेशन में थोड़ा गए हुए थे, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया। एनीवेज, फिर भी आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूँ। कल सुबह सुबह आपको एनालिसिस मिल जाएगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कोई काम नहीं है, आई एम टोटली फ्री, तो आपको एनालिसिस अर्ली मॉर्निंग मिलेगा। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एंड जय हिंद।